धीमी धीमी आवाज में मशीनें बीप कर रही थीं। सफेद रंग का अस्पताल का कमरा, जिसमें अजीब सी दवाइयों की गंध फैली हुई थी। एक लड़की जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी, नीले रंग के डीले अस्पताल के गाउन में बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसके लंबे काले बाल सफेद तकिए पर बिखरे हुए थे। सिर पर पट्टी बंधी थी, जो उसकी गंभीर चोट की गवाही दे रही थी। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। एक नर्स ट्रे लेकर अंदर आई, जिस पर इंजेक्शन और कॉटन के टुकड़े रखे थे। नर्स धीरे धीरे श्रेया के पास आई। उसकी सांसें एक पल को थम गईं। 3 दिन से यह लड़की बेहोश थी। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे। नर्स ने एक इंजेक्शन भरा और उसके पतले हाथ में नस ढूंढने लगी। जैसे ही सुई उसकी त्वचा में धंसी, आह! श्रेया के हाथ में अचानक हरकत हुई और उसके मुंह से दर्द भरी धीमी चीख निकल पड़ी। नर्स का दिल जोर से धड़क उठा। होश में आ रही है। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर 7 दिन तक होश नहीं आया तो चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। लेकिन आज शायद चमत्कार हो रहा था। नर्स घबराकर डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। पीछे कमरे में सिर्फ श्रेया की टूटती संभलती सांसें गूंज रही थीं। श्रेया ने धीरे धीरे अपनी पलकों को हिलाया। तेज रोशनी में आंखें खोलना मुश्किल था। आह! मेरा सिर! उसने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन ड्रिप की नली ने उसके हाथ को जकड़ रखा था। आंखें पूरी खुली तो सामने सफेद छत दिखी। चारों ओर मशीनों की बीपिंग आवाज और अजीब सी गंध उसे परेशान कर रही थी। मैं अस्पताल में हूँ। दिमाग में छिटपुट यादें कौंधने लगीं। हवा में झूलता हुआ एक हार्नेस, तेज चीखें और फिर धरती पर गिरने का दर्दनाक एहसास। उस आखिरी पल की भयावहता फिर से उसकी रगों में दौड़ गई। उसकी आंखों से एक खामोश आंसू टपक पड़ा, लेकिन साथ ही दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, मैं जिंदा हूं। अचानक कमरे का दरवाजा फिर से खुला। 2 डॉक्टर और 3 नर्सें तेजी से अंदर आए। उनकी आंखों में हैरानी थी, उम्मीद भी, डर भी। डॉक्टरों ने उसकी नाड़ी जांची, सांसें सुनी। दिल धड़क रहा था, बहुत धीमा मगर मजबूत। एक नर्स ने धीरे से श्रेया को सहारा देकर बिस्तर पर टिकाया। श्रेया ने हल्की मुस्कान के साथ डॉक्टरों की ओर देखा। कमजोर लेकिन चमकदार मुस्कान, मानो मौत को हराकर लौटी हो। डॉक्टर साहब, मेरी हालत कैसी है? उसकी आवाज इतनी नाजुक थी कि सुनाई देना भी मुश्किल था। मैं फिर से काम कर सकती हूँ ना? मेरा एल्बम अधूरा है। उसकी आंखों में दर्द, डर और उम्मीद सब साफ नजर आ रहे थे। डॉक्टरों ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा। एल्बम? शूटिंग? उन्हें कुछ समझ नहीं आया। देखिए श्रेया जी, एक डॉक्टर ने नरमी से कहा, अभी आपको 1 महीने का पूरा आराम चाहिए और 2 महीने तक कोई भी भारी काम बिल्कुल मना है। श्रेया ने अपनी पलकों को नीचे झुका लिया। सपनों का टूटता हुआ आकाश उसने अपनी आंखों में समेट लिया था, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, लेकिन मैं फिर से गा सकूंगी ना? मेरा गला ठीक है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन आपको सिर की चोट से आराम देना बहुत जरूरी है। श्रेया के होठों पर एक फूटी सी मुस्कान आ गई। उसने खुद को समझाया, सपने थोड़ी देर के लिए रुके हैं, खत्म नहीं हुए। तभी उसे ध्यान आया, कुछ अजीब था। डॉक्टर साहब, आप मुझे श्रुति जी कह रहे थे अभी। मेरा नाम श्रेया मेहरा है। वह हल्के से हंसी। डॉक्टरों ने गंभीरता से रिपोर्ट देखी। उस पर लिखा था, श्रुति नंदा। उनके माथे पर बल पड़ गए। तुरंत बोले, इनका सीटी स्कैन कराओ और निगरानी में रखो। क्या हुआ डॉक्टर? श्रेया का दिल फिर से घबराने लगा। डॉक्टर ने नरम लहजे में पूछा, क्या आपको याद है आप किस शूटिंग की बात कर रही थी? हाँ, मैं अपने नए म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रही थी। सेफ्टी। मैं गिर गई। श्रेया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। डॉक्टर चुप हो गए। उनकी फाइल में जो हादसा लिखा था, वह कुछ और था। सड़क दुर्घटना। श्रेया अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में घबराहट थी। डॉक्टरों ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, बस एक नर्स को बुलाकर उसे सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए ले जाने को कहा। जब वो सीटी स्कैन रूम पहुंची
तो वहां कांच के दरवाजे पर अपनी परछाई देखी और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो जो लड़की कांच में दिख रही थी, वो तो हिल रही थी, देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा उसका अपना चेहरा नहीं था। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? घबराई हुई श्रेया जब अपने कमरे में वापस लौटी तो सीधा वॉशरूम की तरफ दौड़ी। शायद रोशनी कम हो, शायद उसे भ्रम हो रहा हो, लेकिन जैसे ही आईने के सामने पहुंची, सच्चाई ने उसे चीर कर रख दिया। आईने में खड़ी लड़की की बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं, छोटे कंधों तक आते काले बाल और दूध सी सफेद मगर अभी फीकी पड़ी त्वचा। चोटों ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन फिर भी उसमें एक अलग तरह की मासूमियत और खूबसूरती थी। पर वो श्रेया नहीं थी। भय और सदमे से कांपती हुई श्रेया का दम घुटने लगा, उसकी टांगें कांपने लगी और अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर पड़ी। नर्सों को दौड़कर आना पड़ा। उन्होंने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। थोड़ी देर बाद जब श्रेया को होश आया तो सब कुछ उसे एक भयानक सपना लग रहा था। ये क्या मजाक है? कोई छुपा कैमरा प्रैंक चल रहा है क्या? ये नर्सें मुझे सृष्टि क्यों बुला रही हैं? मैं श्रेया हूँ, श्रेया मेहरा। उसने थक हार कर आंखें बंद कर लीं। लेकिन आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में अनजान यादों की झड़ी लग गई। पराये चेहरे, अजनबी जगहें, अजीब रिश्ते, सब कुछ उसकी सोच पर हमला करने लगे। वह घबराकर बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ने लगी। उसके पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। एयर कंडीशनर चलने के बावजूद पसीने से उसका बदन भीग गया था। ये यादें कैसी हैं? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? धीरे धीरे वो समझने लगी थी। ये कोई सपना नहीं था। शायद वो उन फैंटेसी कहानियों जैसी स्थिति में फंस गई थी, जहां आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। ये सोचते ही उसका सिर चकरा गया। अगर ये आत्मा परिवर्तन है, तो फिर मेरा असली शरीर, मेरा क्या हुआ? अब जो यादें उभर रही थी, उनके मुताबिक इस शरीर की असली मालकिन थी सृष्टि वर्मा। सृष्टि का बचपन अनाथालय में बीता था। वो हमेशा चुपचाप, सहमी हुई रहती थी। जहां बाकी बच्चे खेलते, शोर मचाते थे, वही सृष्टि एक कोने में बैठी रहती। इस वजह से कोई परिवार उसे गोद लेने को तैयार नहीं होता था। सबको एक चंचल बच्चा चाहिए होता था, ना कि एक उदास परछाई। पर किस्मत ने अचानक पलटी खाई। जब सृष्टि 15 साल की थी, एक बूढ़े आदमी ने आकर कहा, मैं तुम्हारा दादा हूँ। उस रात सृष्टि एक अनाथ से अचानक वर्मा परिवार की खोई हुई वारिसा बन गई थी। वर्मा परिवार की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। पता चला जब उसकी माँ अनुराधा वर्मा ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, तो किसी औरत ने अपने बच्चे से उसे बदल दिया था। अपनी बेटी को वर्मा परिवार में भेज दिया और सृष्टि को अनाथालय के बाहर छोड़ दिया। वो औरत बाद में मरने से पहले सच कबूल कर गई थी। वर्मा परिवार भी इस सच्चाई से टूट चुका था। लेकिन सालों की मोहब्बत किसी एक झटके में खत्म नहीं हो सकती थी। इसलिए सबने मिलकर फैसला किया कि असली सच्चाई को छुपाया जाएगा। सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। सृष्टि को दत्तक बेटी कहकर रखेंगे, ना कि असली वारिसा। ये सब याद करते हुए श्रेया की भारी पलकें झपक गईं। एक गर्म आंसू उसकी गाल से फिसलकर तकिए पर गिर गया। उसने अपने पिछले जीवन में कभी हार नहीं मानी थी, ना शोहरत की चमक में, ना गंदी राजनीति में। लेकिन आज अपने वजूद पर सवाल उठते देख उसका दिल भी हिल गया था। कुछ दिन पहले तक वह देश की सबसे चमकती हुई सिंगिंग स्टार थी, और अब एक छुपी हुई वारिसा। क्या यही उसकी किस्मत थी? श्रद्धा अब 21 साल की हो चुकी थी। पिछले 6 सालों में उसने अपने माता पिता का भेदभाव भरा व्यवहार खूब महसूस किया था। उनका प्यार सिर्फ रिया के लिए था, जबकि श्रद्धा के लिए उनके मन में बस एक औपचारिकता बची थी। जब से वो इस परिवार में आई थी, उसने कभी असली पारिवारिक प्रेम नहीं देखा था।
अब जब जिया, नई आत्मा, उसकी यादों को देख रही थी, तो उसका दिल भी भर आया। अपने पिछले जीवन में श्रद्धा ने 18 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। माँ बाप के जल्दी गुजर जाने के बाद वो अपने परिवार की विरासत और सत्ता के लिए कभी नहीं लड़ी। घर छोड़ने के बाद उसने क्यूवाई एंटरटेनमेंट में एक ट्रेनी के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। बहुत संघर्षों के बाद वो एक गर्ल ग्रुप का हिस्सा बनी और जल्द ही सबसे मशहूर सदस्य बन गई। उसकी ये यात्रा आसान नहीं थी, पर उसे खुद पर गर्व था कि उसने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाकर दिखाई। भले ही वो एक अमीर कारोबारी परिवार से थी, लेकिन उसकी सफलता में उसके परिवार की कोई भूमिका नहीं थी। वो मुकाम उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और हुनर से पाया था। उसने दुनिया को साबित किया था कि न तो ऊंचा खानदान चाहिए और न ही दौलत। अगर आपके पास हुनर है और कभी हार न मानने का जज्बा है, तो मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसलिए अब जब उसने श्रद्धा की दर्द भरी यादों को देखा, तो उसके लिए दिल से दुख हुआ। श्रद्धा, जो असली बेटी थी, उसे अपनाया हुआ कहकर पराया कर दिया गया था, जबकि रिया, जो घर में बाद में आई थी, उसे पूरा प्यार, दुलार और प्रतिष्ठा दी गई थी। श्रद्धा के अपने माता पिता भी उसके सामने असहज रहते, जैसे वो कोई अनजानी हो। कितनी दुखदायी जिंदगी रही है इसकी, जिया ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे न सिर्फ श्रद्धा के लिए, बल्कि अब खुद के लिए भी दुख हो रहा था। उसे इस मुकाम तक पहुंचने में सालों लगे थे, और अब वो फिर से शून्य पर थी। नहीं, शून्य भी नहीं, शायद माइनस में। आह! उसने एक लंबी सांस भरी। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला और एक नाजुक कदकाठी वाली लड़की अंदर आई। वो हल्के गुलाबी रंग की बिना आस्तीन वाली ड्रेस में थी। उसके रेशमी काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा था। जिया ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। वो थी रिया, गुप्त परिवार की नकली राजकुमारी, पर असली पहचान एक सफेद कमल, यानी मासूम दिखने वाली चालाक लड़की। श्रद्धा, अब जिया की आत्मा, ने उसे बिना कोई भाव दिखाए देखा, जैसे वो वहां थी ही नहीं। रिया ने उसे यूं अनदेखा करते देखा तो खींच गई। आमतौर पर श्रद्धा उसकी उपस्थिति में घबराती थी, पर आज वो सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। रिया ने गला साफ करते हुए कहा, सुना है तुम्हारी याददाश्त चली गई है, सही है न? जिया चुप रही। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। रिया ने होठों पर एक नकली मुस्कान बिखेरते हुए ताना मारा। अच्छा नाटक कर रही हो, सबका ध्यान खींचने के लिए। कितनी बार कहूं, तुम कुछ भी नहीं हो। इस घर में असली बेटी तो मैं हूं, तुम तो बस एक बोझ हो। देख लो, इतने दिन हो गए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखने तक नहीं आए। अब समझ आ गया न तुम्हारी औकात। ये कहते रिया ने इधर उधर देखा और एक चालाकी भरी हरकत करते हुए पास पड़ा पानी का जग जोर से जमीन पर फेंक दिया। छपाक! पानी फर्श पर फैल गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। जिया श्रद्धा के रूप में ये पूरा ड्रामा चुपचाप देख रही थी। मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रही थी, वाह, कितनी चालाक है ये लड़की। अगले ही पल दरवाजा धड़धड़ाता हुआ खुला। भीतर दौड़ते हुए आए गुप्त परिवार के मुखिया गौरव गुप्ता और उनकी पत्नी लीना गुप्ता। लीना ने दौड़कर रिया को गले लगा लिया और चिंतित स्वर में पूछा, रिया बेटा, तू ठीक है न? कहीं लगी तो नहीं? श्रद्धा, जो बिस्तर पर निर्जीव सी लेटी थी, उसे एक नजर भी नहीं डाली गई। रिया ने आंसुओं का नाटक करते हुए कहा, माँ, मैं तो बस श्रद्धा से उसका हाल पूछने आई थी, पर लगता है उसे मेरा आना पसंद नहीं आया। अब आप ही देख लीजिए, आपकी असली बेटी मुझसे कितना नफरत करती है। लीना ने श्रद्धा को घूरते हुए गुस्से से कहा, श्रद्धा, कितनी बार समझाया है, रिया भी हमारी बेटी है, क्यों नहीं उसे दिल से अपना सकती? हमने तुम्हें पाला, तुम्हें सब कुछ दिया,
फिर भी तुम्हारा दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है? गौरव गुप्ता बस चुपचाप खड़े रहे। श्रद्धा ने उन्हें देखा, फिर आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, माँ, मेरा नाम श्रद्धा गुप्ता है। लीना चौंक गई। क्या मतलब? श्रद्धा ने फिर कहा, मैं गुप्ता परिवार की असली बेटी हूँ। चाहे आप माने या न माने, चाहे आप मुझे दत्तक कहें या पराया, मेरी पहचान गुप्ता है, न कि कोई उधारी नाम। और याद रखिए, गोद लिए गए बच्चों का भी उपनाम परिवार के नाम पर होता है, न कि अनाथालय के नाम पर। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। लीना और गौरव के चेहरे पर एक अजीब सी ग्लानि झलक उठी। रिया का चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमा उठा था। और श्रद्धा आज पहली बार अपनी पूरी शान से खड़ी थी, अपनी असली पहचान के साथ। लीना गुप्ता ने श्रद्धा को उलझन भरी नजरों से देखा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक फिर से अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला। 2 लोग अंदर आए और पहले से ही बड़ा कमरा अचानक थोड़ा भीड़-भाड़ वाला लगने लगा। श्रद्धा ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उनकी ओर देखा। पहले जो व्यक्ति दाखिल हुआ, वो एक काले रंग का फॉर्मल सूट पहने था, नाक पर चश्मा और चेहरे पर गंभीरता। उससे एक गहरी बौद्धिकता झलक रही थी। पर श्रद्धा की नजर वहीं नहीं रुकी। उसके पीछे चल रहा दूसरा आदमी, उसका तो कुछ और ही जलवा था। वो लंबा कद, गहरा ग्रे रंग का 3 पीस बॉडी फिटेड फॉर्मल सूट पहने था, एक हाथ आराम से अपनी जेब में डाले हुए बेपरवाह अंदाज में चल रहा था। जैसे ही उसकी नजर श्रद्धा पर पड़ी, श्रद्धा का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसकी गहरी काली आंखें, सख्त रेखाओं वाले पतले होंठ, लंबी सीधी नाक और एकदम परफेक्ट जबड़े की बनावट उसे किसी कल्पना की दुनिया के राजकुमार जैसा बना रहे थे। श्रद्धा उसकी तरफ देखते हुए एक पल को खो सी गई। ये आदमी क्या किसी कॉमिक बुक या ड्रामा वर्ल्ड से आया है क्या? उसने मन ही मन सोचा। इतना परफेक्ट और खूबसूरत इंसान असलियत में भी हो सकता है? उसके बॉडी फिट सूट से उसकी मजबूत मांसपेशियों की हल्की रेखाएं दिख रही थी और श्रद्धा आसानी से उसके एब्स की कल्पना कर सकती थी, जैसे किसी मॉडल के फोटोशूट से निकला हो। उसकी मौजूदगी ही इतनी गहरी थी कि पूरा कमरा जैसे बस उसी के इर्द-गिर्द घूम रहा हो। श्रद्धा, खुद पर काबू रखो, उसने खुद को सख्त लहजे में टोका। ये ट्रांसमिग्रेशन है, विदेश यात्रा नहीं। अभी किसी लड़के पर फिदा होने का वक्त नहीं है। दिल को समझाते हुए उसने एक लंबी सांस ली और चेहरा सामान्य रखने की कोशिश की। उधर अब तक चुपचाप खड़े गौरव गुप्ता तेजी से उस आदमी के पास पहुंचे। मास्टर आर्यन मल्होत्रा, आप यहाँ? गौरव ने हाथ जोड़ते हुए बड़े आदर से पूछा। आर्यन मल्होत्रा, एकदम सख्त चेहरे वाला, गहरी आंखों से श्रद्धा को निहारते हुए खड़ा था। उसकी मौजूदगी ही कमरे की फिजा में भारीपन ले आई थी। आर्यन ने अपनी ठंडी नजरें श्रद्धा पर टिकाईं और बेहद सीधे शब्दों में कहा, मैं मिस गुप्ता से कुछ बात करने आया हूँ। मिस गुप्ता? गौरव एक पल के लिए ठिठक गए। आपका मतलब सिया से है? गौरव की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। आखिर आर्यन मल्होत्रा का रिश्ता अगर सिया से जुड़ता है तो गुप्ता परिवार की किस्मत पलट सकती थी। आर्यन मल्होत्रा, देश के टॉप बिजनेस टाइकून, जिनकी मल्होत्रा ग्रुप पूरे देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी दबदबा रखती थी। जहां गुप्ता एंटरप्राइजेज एक मझोले स्तर की कंपनी थी, वहीं मल्होत्रा ग्रुप का नाम सुनते ही बड़े बड़े घराने सिर झुका देते थे। गौरव के दिल में एक गुप्त सी खुशी दौड़ रही थी। पर वही बेड पर बैठी श्रद्धा, जिसे अब श्रद्धा गुप्ता के नाम से पुकारा जाना चाहिए, वो हल्की मुस्कान दबाते हुए मन में सोच रही थी। मास्टर आर्यन, मुझसे मिलने आए हो? आइए, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसकी नजरें चमक उठीं, जैसे कोई शेरनी शिकार को देख रही हो। सिया गुप्ता की आंखें चमक उठीं जब उसने आर्यन मल्होत्रा के शब्द सुने।
वो इस रहस्यमय इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी, जो अचानक कमरे में आया था। लेकिन जब उसके पिता गौरव गुप्ता ने उसका नाम लिया, तो उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने अपने पिता के बिजनेस मैगजीन में इस आदमी की फोटो देखी थी। अब जबकि उसे पता चला कि ये आदमी उसी को ढूंढ रहा था, उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो इतराती हुई उसके पास चली आई और शर्माते हुए बोली, मी मल्होत्रा, आप मुझसे मिलने आए हैं? कोई काम है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? कहते हुए उसने नखरे से अपने बालों की लटें कान के पीछे सरकाई। श्रद्धा गुप्ता ने होंठ भींच लिए। सिया की नाटकीय आवाज सुनकर उसे अपने कान खुजाने का मन किया। उसकी आवाज इतनी मीठी और बनावटी थी कि सुनते ही सिर में दर्द होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन मल्होत्रा की नजरें एक पल के लिए भी श्रद्धा से नहीं हटी थी। उसने सिया की तरफ एक झलक तक नहीं डाली, सीधे अस्पताल के बेड तक आया, जहां श्रद्धा बैठी थी। वो उसके सामने खड़ा हो गया और ठंडे लेकिन सम्मानजनक लहजे में बोला, मिस गुप्ता, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अब तबीयत कैसी है आपकी? सिया गुप्ता का चेहरा एक पल में स्याह पड़ गया। उसे तो लगा था कि ये अमीर और हैंडसम इंसान उससे मिलने आया है, लेकिन सच तो ये था, वो इस अनाथ और बेचारी श्रद्धा से मिलने आया था। उसका दिल कड़वाहट से भर उठा, लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती एक मुस्कान टिकाए रही, ताकि कोई उसकी जलन न पकड़ सके। सिया ने रिया की तरफ तीखी नजर से देखा। तुमने मुझे जानबूझकर सड़क पर धकेला था। पुलिस बुलाओगे तो सच सामने आ जाएगा। सुनीता गुप्ता से भर गई। सिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया पर झूठा आरोप लगाने की? वो तुम्हारी बहन है। रिया ने नाटकीय ढंग से आंसू बहाए। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिया मुझसे जलती है क्योंकि मैं तुम्हारी गोद ली हुई बेटी हूँ। राजेंद्र गुप्ता ने सिया को डांटा। बिना सबूत के बकवास बंद करो। रिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। तभी आरव राठौर, जो अब तक चुपचाप दीवार के सहारे खड़ा था, आगे बढ़ा। श्रीमान गुप्ता, सबूत मौजूद है। एक्सीडेंट वाली सड़क पर सीसीटीवी है। विवेक शर्मा हैरान रह गया। ये पहली बार था जब आरव किसी के लिए बोला था। सिया ने आरव की तरफ धन्यवाद भरी नजरों से देखा, पर वह बिना किसी प्रतिक्रिया के वापस दीवार के पास खड़ा हो गया। सिया ने मन ही मन सोचा, इन्हें पता भी नहीं कि असली सिया मर चुकी है। न कोई शोक, न प्यार, सिर्फ रिया के लिए पागलपन। उसने सुनीता गुप्ता से कड़वाहट से पूछा, माँ, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी खून की बेटी को भी प्यार चाहिए? रिया ने छल से भरा जवाब दिया, सिया, तुम मेरे खिलाफ झूठी कहानी बना रही हो। मैंने तो तुम्हें हील्स गिफ्ट की थी, धकेला नहीं। सिया के होठों पर मुस्कान आई। हाँ, गिफ्ट जो मुझे लड़खड़ाने पर मजबूर कर देती है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया जब उसने सिया के शब्द सुने। पुलिस बुलाओगी? क्या ये लड़की पागल हो गई है? सुनीता गुप्ता आग बबूला हो गई। सिया, क्या आप बकवास बक रही हो? तुम पुलिस बुलाकर अपनी बहन को बदनाम करना चाहती हो? रिया हकलाती हुई बोली, मैंने तुम्हें कब धकेला? मैंने तो बस तुम्हें टैक्सी से घर जाने को कहा था। क्या ये मेरी गलती है कि तुम हील्स पहनकर लड़खड़ा रही थी? सिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ रिया को देखा। कितनी अच्छी झूठ बोलती है ये। सच्चाई का खुलासा। सिया की यादों के अनुसार रिया ने जानबूझकर उसे असहज हाई हील्स पहनने के लिए मजबूर किया था। ये मेरी तरफ से तोहफा है बहन, का भावनात्मक दबाव बनाया। पूरे मॉल में उसे लड़खड़ाते देख मजा लिया। राजेंद्र गुप्ता ने सिया को डांटा, तुम्हारी ही गलती थी। हील्स पहनने का स्टैंडर्ड नहीं है तो पहनी क्यों? आरव राठौर का रहस्यमय व्यवहार। जब सिया ने पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, आरव राठौर ने चुपचाप उसे गिलास थमा दिया। उसके अपने माता पिता ने भी नहीं देखा था कि वह कमजोर है। आरव ने बिना कुछ कहे मदद की और वापस दीवार के सहारे खड़ा हो गया। विवेक शर्मा हैरान था, 28 साल की उम्र में पहली बार किसी लड़की की मदद की। ड्रामे का चरमोत्कर्ष।
सिया ने ठंडे स्वर में कहा। मिसेस गुप्ता, लोग बस यही कहेंगे, गुप्ता परिवार की नकली बेटी ने असली वारिस को मारने की कोशिश की। रिया चीखी। सिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिया के होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई जब उसने रिया के चेहरे पर आया संघर्ष देखा। वह अपने माता पिता के सामने अपनी मासूम छवि बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, पर असफल रही। सुनीता गुप्ता हैरान थी। रिया, तुम ऐसा कैसे चिल्ला सकती हो? राठौड़ परिवार के युवराज के सामने। रिया ने झट से खुद को संभाला और आंसू बहाने लगी, हालांकि उसकी आंखें पूरी तरह सूखी थीं। माँ, सिया मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने उसकी जगह ले ली। पर क्या ये मेरी गलती है? राजेंद्र गुप्ता सिया पर गुस्से से चिल्लाया। झूठे आरोप लगाना बंद करो। रिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। सिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अगर मैं मर जाती तो ये हत्या होती, पर आपके लिए तो मैं बस एक दुर्घटना हूँ। उसकी आवाज कांप गई। असली सिया मर चुकी थी और किसी ने शोक तक नहीं मनाया। आरव राठौर का हस्तक्षेप। तभी आरव राठौर, जो अब तक चुपचाप दीवार के सहारे खड़ा था, आगे बढ़ा। उसकी गहरी आवाज कमरे में गूंजी। श्रीमान गुप्ता, सबूत मौजूद है। एयरपोर्ट के पास की सड़क पर सीसीटीवी है। विवेक शर्मा की आंखें फटी रह गईं। 28 साल में पहली बार आरव ने किसी लड़की की मदद की। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। सीसीटीवी? नहीं, ये नहीं हो सकता। रिया का अंतर्मन। उसने सोचा, मैंने सिर्फ गुस्से में उसे धकेला था, पर अब वह मर चुकी है। ये मेरा भाग्य है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। वो खुद पर भी घृणा कर रही थी। तनाव चरम पर। सिया ने आरव राठौर को देखा, जो बेपरवाही से दीवार के सहारे खड़ा था, पर उसके शब्दों में एक अलग ही गंभीरता थी। वह हैरान थी, पर उसकी बातों से अजीब सी खुशी भी महसूस कर रही थी। वह इतना उदासीन दिखता है, फिर भी इतना सजग कैसे है? उसने सोचा, वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? पर अभी के लिए उसकी सहायता लेना ही समझदारी थी। अपनी वर्तमान स्थिति में एक अजनबी शरीर में बिना पैसों के अस्पताल से बाहर निकलने तक की स्थिति में नहीं। उसके पास अहंकार दिखाने का विकल्प नहीं था। उसने विवेक शर्मा, सेक्रेटरी, की ओर देखकर कहा, मिस्टर सेक्रेटरी, मैं आपको पहले ही धन्यवाद दे देती हूँ। विवेक अवाक रह गया। उसका टोन आदेश देने जैसा था। आरव ने भौहें चढ़ाई। क्या इसने मुझे धन्यवाद देना उचित नहीं समझा? सिया ने उसकी नाराजगी भरी नजरें पढ़ ली और मुस्कुराते हुए बोली, आपको भी धन्यवाद, मिस्टर राठौर। आरव, विवेक, ये लड़की कैसा अजीब व्यवहार करती है। विवेक हैरान था। रिया अब काँप रही थी। सीसीटीवी का सुझाव सुनकर उसका दिल धड़कना भूल गया। उसने डरी हुई नजरों से सुनीता गुप्ता की ओर देखा। सुनीता ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने रिया की पीठ थपथपाई और आरव से कहा, हमारी इस निजी समस्या में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, कृपया चले जाइए। पर आरव ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सिया के बिस्तर के पास ही खड़ा रहा। सिया फूट पड़ी। पफ! सुनीता का चेहरा लाल हो गया। सिया, तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मुझे शर्म आती है। तुम गुप्ता परिवार की बेटी कहलाने लायक नहीं हो। हाँ, आपने रिया को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, इतनी कि उसने किसी की हत्या करने की कोशिश की। मैं भाग्यशाली हूँ कि जन्म के समय हमारी अदलाबदली हो गई, नहीं तो पता नहीं आपके पालन पोषण में मेरा क्या हाल होता। सुनीता का चेहरा शर्म से सफेद पड़ गया। वो हमेशा से सोचती थी कि सिया को अनाथालय से निकालकर गुप्ता परिवार में लाना उस पर एहसान था। राजेंद्र गुप्ता ने हस्तक्षेप किया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो बताओ, इस मामले को कैसे सुलझाना चाहती हो? सुनीता चीखी। गुप्ता, तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? मेरे माता पिता ने मुझे स्वावलंबी बनाया था। संगीत मेरी जान थी। भले ही दादाजी ने कभी स्वीकार नहीं किया, मैंने जियांग परिवार छोड़ दिया और अपने बलबूते मुकाम बनाया। पर इस सिया के लिए तो उसका अपना ही परिवार दुश्मन बन गया। उसकी आंखों में चमक आ गई।
रिया, तुम एक दिन जरूर पछताओगी। राजेंद्र गुप्ता ने रिया की घबराहट भरी प्रतिक्रिया को पढ़ लिया जब आरव राठौर ने सीसीटीवी फुटेज लाने की बात कही। वह मूर्ख नहीं था। वर्षों से गुप्ता एंटरप्राइजेज चला रहा था। हालात को समझने की उसकी क्षमता थी। अगर रिया निर्दोष होती तो उसे सीसीटीवी से डरना नहीं चाहिए था, बल्कि खुश होना चाहिए कि उसकी बेगुनाही साबित होगी। लेकिन वह ये सवाल सिया के सामने नहीं पूछ सकता था। चाहे वह माने या न माने, वह सिया को हमेशा एक बाहरी ही समझता रहा था। उसने कभी सच में ये स्वीकार नहीं किया कि यह उसकी खून की बेटी है। उसके पिता ने उसे अनाथालय से लाकर घर में रखा था और वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। भले ही रिया ने कुछ गलत किया हो, मैं उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करूंगा। अभी सिया को कुछ पैसे देकर चुप कराना ही बेहतर होगा। पर जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, सुनीता चीख पड़ी, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। वह अपनी पत्नी की भावनाएं समझ सकता था। वह नहीं चाहती थी कि वह सिया से कोई समझौता करे, इससे रिया का दोष साबित होगा। लेकिन अब तक वो खुद भी समझ चुका था कि रिया कुछ छिपा रही है। तभी सिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं क्या चाहती हूँ? तो श्रीमान गुप्ता इसे समझौते से सुलझाना चाहते हैं? लगता है आप भी मान चुके हैं कि मैं सच कह रही हूँ। वह हंसी, लेकिन तुरंत चेहरा बिगाड़ लिया। ऑपरेशन के बाद के टाके अभी भी दर्द कर रहे थे। %. दर्द से उसकी सांस फूल गई। राजेंद्र गुप्ता उसकी गाली सुनकर ठगासा रह गया। भले ही सिया अनाथालय से आई थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी हमेशा शांत और संयमित रही थी। न कभी जोर से बोलती, न किसी को जवाब देती। और आज ये बिना झिझक गालियां बक रही थी। कहीं ये मुझे ही तो नहीं? आरव राठौर ने भौहें चढ़ाई। गाली देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक शर्मीली लड़की के मुंह से, वो भी अपने ही माता पिता के सामने। राजेंद्र, हक्का बक्का। सिया, तू मुझे अपने पिता को गाली दे रही है? सिया ने धीरे से सिर उठाया और उसे एक झुंझलाई नजर से देखा। सीरियसली? मैं अभी ऑपरेशन के बाद का दर्द झेल रही हूँ और आप मुझसे ये सब पूछने पर तुले हैं? तभी दरवाजे की खटखटाहट हुई। एक नर्स अंदर आई। मिस सिया, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं? सिया चौंकी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ बोलती, आरव ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, उसका सिर दर्द कर रहा है। सिया ने नोटिस किया उसने बेड के पास के बटन से नर्स को बुलाया था। इस आदमी ने मेरी तकलीफ पहचान ली? नर्स, प्यार से, आपके स्टिचेस ठीक हैं, लेकिन अभी सॉलिड या ऑयली फूड नहीं खा सकती। पोरिज या जूस ले सकती है। सिया, नाक सिकोड़कर, पोरिज? यार, वो तो बस पानी वाला दलिया होता है। नर्स ने सुनीता की तरफ देखा, माँ होने के नाते, लेकिन उसने सिर फेर लिया। सिया, ठंडे स्वर में, कोई बात नहीं, मैं किसी को बुला लूंगी खाना लाने के लिए। सुनीता, चिढ़कर, मैं नहीं लाऊंगी तेरे लिए खाना, कैंटीन से मंगवा ले। इतनी डिमांड्स क्यों कर रही है? सिया ने सुनीता की बात सुनकर हल्की सी हंसी में सिर हिलाया। क्या उसने उससे खाना लाने को कहा था? क्यों हर चीज खुद पर ले रही है? वो इतनी मूर्ख नहीं है कि उससे खाना मंगवाए। कौन जानता है अपने गुस्से में वो खाने में क्या मिला दे? उसने हल्के से सिर झटकते हुए विवेक शर्मा की तरफ देखा, जो एक कोने में चुपचाप खड़ा था और अपने फोन में व्यस्त था। मिस्टर सेक्रेटरी, उसने कहा। वो अचानक आवाज सुनकर चौंक गया। वो तो कोशिश कर रहा था कि कोई उसे नोटिस न करे, लेकिन ये लड़की उसे छोड़ती ही नहीं। उसने आरव की ओर देखा और फिर जवाब दिया, जी, मिसिया। सिया मुस्कुराई और बोली, पहले आपने कहा था ना कि मुझे जनरल वार्ड से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे, तो उसके लिए पहले ही धन्यवाद। लेकिन मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट जोड़ना चाहती हूँ। मुझे दिन में 3 टाइम खाना जेड आइलैंड होटल से मंगाना है। जैसा कि नर्स ने कहा, खाना तेल मसाले वाला नहीं होना चाहिए। कुछ दिन सिर्फ दलिया और ताज़े जूस चलेगा। मशरूम न हो, ये ध्यान रखना। बाकी चीजें मैं बाद में बता दूंगी जब प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो जाऊंगी।
विवेक अवाक रह गया। क्या मैंने सही सुना? ये लड़की जेड आइलैंड होटल से खाना मंगवाना चाहती है? जेड आइलैंड एक 5 सितारा होटल है जो सिर्फ वीवीआईपी को ही सर्व करता है। वहाँ टेबल बुक करना भी आम आदमी के बस की बात नहीं। एक कप कॉफी भी हजारों में पड़ती है, और ये लड़की 3 टाइम खाना मंगवाना चाहती है। आरव हान ने उसकी हिम्मत देखकर अपनी भौहें उठाईं। उन्हें तो लगा था कि वो उनके ऑफर को मना कर देगी, लेकिन इसके उलट उसने तो बेझिझक उनके सेक्रेटरी को आदेश दे डाला। सिया को अपने शब्दों में कुछ भी अजीब नहीं लगा। पिछले जीवन में उसने जेड आइलैंड होटल कई बार विजिट किया था। वो वहाँ की गोल्डन मेंबर थी, ब्लैक कार्ड होल्डर, और अलग अलग देशों में उसकी प्रॉपर्टी थी। सिर्फ 5 साल में उसने जो शोहरत और दौलत कमाई थी, उसके लिए ये खाना ऑर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। राजेंद्र गुप्ता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि मिस्टर हान को अस्पताल का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, और ये लड़की उसकी बात काट रही थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, सिया, ये सब क्या है? तुम मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हो। मैंने साफ कहा था कि मिस्टर हान तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे। और ये जेड आइलैंड होटल से खाना मंगवाने की बात? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? रिया, जो अब तक चुप थी, बोली, पापा, शांत हो जाइए। शायद उन्होंने ये मजाक में कहा है। शायद उन्होंने उस होटल को किसी मैगजीन में देखा होगा और इसलिए कह दिया होगा। उन्हें क्या पता कि ऐसे होटल में आम लोग घुस भी नहीं सकते। खाना खाना तो दूर की बात है। सिया, ये क्या? क्या उसने अभी अभी कहा कि मैं उस होटल में खाना खाने लायक नहीं हूँ? हाँ, उसे मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं है। उसे रिया के मुंह में गंदा मोजा ठूंसने का मन हुआ, पर उसने खुद पर काबू रखा। अब वो सिया थी, श्रेया नहीं। इसीलिए लोग उसे कम आंक रहे थे, वरना उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? गहरी सांस लेकर वो बोली, रिया, ओ मेरी प्यारी रिया, मैं पूरी तरह होश में हूँ और जानती हूँ क्या कह रही हूँ। मुझे पता है गुप्ता परिवार जेड आइलैंड होटल का खाना नहीं मंगवा सकता। इसीलिए मैंने मिस्टर सेक्रेटरी से कहा, मुझे यकीन है आपके विपरीत श्रीमान आरव ये खर्च उठा सकते हैं। सही कहा न, मिस्टर आरव? वह अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए आरव की ओर मुड़ी। आरव अचानक हुए इस सवाल से अवाक रह गया। उसकी गहरी आंखों और धीरे धीरे झपकती पलकों को देखकर वो तुरंत नजरें फेरकर विवेक से बोला, जो कहा उसे करो, और दलिया में जिनसिंग भी मिलवाना। न सिर्फ विवेक, बल्कि कमरे में मौजूद सभी हैरान रह गए। क्या उसने वाकई उसकी मांग मान ली? मजबूरन विवेक ने होटल को कॉल करने के लिए कमरा छोड़ा। जैसा सिया ने अनुमान लगाया था, आरव न सिर्फ जेड आइलैंड का नियमित ग्राहक था, बल्कि उसके पास उनका प्लैटिनम मेंबरशिप कार्ड भी था, जो उनका सर्वोच्च सम्मान था और अतुलनीय सुविधाएं प्रदान करता था। रिया का चेहरा शर्म से हरा हो गया। सिया ने उसे राठौर परिवार के युवराज के सामने इस तरह अपमानित कैसे कर दिया? आरव द्वारा सिया की मांगे माने जाने पर उसके मन में जलन उठी। वह भी तो कभी जेड आइलैंड का खाना चखना चाहती थी, पर उन्हें वहां रिजर्वेशन तक नहीं मिल पाता था। राजेंद्र ने गुस्से में सांस भरते हुए सिया से कहा, सिया, अब मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। बता दो तुम्हें चाहिए क्या? मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का पूरा दिन नहीं है। सिया ने उनकी ओर देखा और कुछ सोचकर बोली, मुझे चाहिए शिया सिटी के सेंटर में बनी ग्लोरी कॉन्डोमिनियम की एक यूनिट, साथ में 70 मिलियन रूप वाला बैंक कार्ड, एक मैकबुक और एक फोन भी। सुनीता चिल्लाई, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है क्या बक रही हो? सिया अपनी उंगलियों पर गिन गिन कर उन चीजों के नाम ले रही थी जो उसे चाहिए थी। अब जब से वो इस दुनिया में आई है और शायद 2-3 हफ्तों में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगी, तो वो इस पागल परिवार के साथ और ज्यादा समय नहीं बिता सकती। वो सिया है, कोई निरीह लड़की नहीं जो इस अजीब परिवार के तानों और दोहरे मापदंडों को झेले। अब उसे अपना रास्ता खुद बनाना है, और इसके लिए सबसे पहला कदम है इस घर को छोड़ना। और घर छोड़ने के लिए
शहर के बीचों बीच बना शांति विहार रेजिडेंसी से बेहतर कुछ नहीं। वो इस बिल्डिंग पर तभी से नजर बनाए हुए है जब ये निर्माणाधीन थी। ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए बने इस फ्लैट की सिक्योरिटी टॉप क्लास है और सुविधाएं इतनी लग्जरी है कि देखने वाले दंग रह जाएं। लेकिन उन्हीं सुविधाओं के साथ इसकी कीमत भी आसमान छूती है। हर कोई वहां एक यूनिट अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर वो घर छोड़ रही है तो उसके पास कुछ पैसे भी होने चाहिए। अभी उसके पास कोई नौकरी नहीं है, तो अपने जीवनयापन के लिए शुरुआत में कुछ पैसों की जरूरत होगी। उसने जो राशि मांगी है वो उसके हिसाब से बहुत कम है। साथ ही एक हाई क्वालिटी लैपटॉप भी जरूरी है। जिस काम की उसे जरूरत है वो बिना लैपटॉप के नहीं हो सकता, और मोबाइल आज की जिंदगी की अनिवार्यता है। वो उसके बिना एक पल नहीं रह सकती। तो उसके अनुसार उसकी मांगें बहुत ही सामान्य और जरूरी थीं। उसे तब हैरानी हुई जब सुनीता ने उस पर चिल्ला दिया। क्या उसने ज्यादा मांग लिया? बिल्कुल नहीं। समझौते की बात तो उन्होंने ही शुरू की थी। सिया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत किस लिए है? और ग्लोरी बिल्डिंग में एक यूनिट? हाँ, कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? ऐसी शक्ल लेकर वहां यूनिट चाहती हो? सुनीता ने घृणा से देखते हुए उसका मजाक उड़ाया। उसने सोचा था कि सिया सीधी और सादी लड़की है जिसे संभालना आसान होगा जब वो गुप्ता परिवार में आएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि सिया इतनी लालची और चालाक निकलेगी। वो सिर्फ उन्हें ब्लैकमेल ही नहीं कर रही, बल्कि खुलेआम लूट रही है। रिया भी उसकी बातें सुनकर चिढ़ गई। ग्लोरी बिल्डिंग में एक यूनिट? उसने खुद राजेंद्र गुप्ता से महीनों मिन्नतें की थी, तब जाकर एक यूनिट मिली है। काफी मुश्किलों के बाद वो यूनिट मिला, और अब जल्द ही वो वहां शिफ्ट होने वाली है। वो नहीं चाहती कि सिया भी वही आकर रहे। उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। रिया तो गुप्ता परिवार की राजकुमारी है, और सिया, वो तो बस एक परछाई है। फिर भी रिया अपने असली दर्जे को छोड़ने को तैयार नहीं। सिया, पापा तुम्हारी मांगे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हें शुक्रगुजार होने के बजाय और ज्यादा चाहिए। क्या तुम सुन रही हो खुद को? तुम्हारी कोई मर्यादा है भी या नहीं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती इतनी मांग करते हुए? तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें उनके पैसों की बचत करनी चाहिए, न कि इस तरह से उन्हें बर्बाद करना चाहिए। क्या तुम थोड़ी समझदारी से पेश नहीं आ सकती? क्या तुम्हें उन्हें इस तरह ब्लैकमेल करना शोभा देता है? अगर तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो, तो मैं घर छोड़ देती हूँ। तुम वहां रह सकती हो, क्योंकि मैं पिता को इस तरह पैसा बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती, उसने कहा, और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। राजेंद्र का दिल उसकी बातों से पिघल गया। उसकी बेटी हमेशा से ही समझदार और उसकी परवाह करने वाली रही है, इसी वजह से वह उसे इतना प्यार करता है। सिया उसकी नौटंकी पर हंस पड़ी और बोली, सही कहा तुमने। चूंकि ग्लोरी बिल्डिंग की यूनिट बहुत महंगी है, तो क्यों न तुम मुझे वो यूनिट दे दो जिसमें तुम अगले महीने शिफ्ट होने वाली हो। इससे मिस्टर गुप्ता को दोबारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और उनका काफी धन बच जाएगा। और जहां तक मेरी बाकी मांगों की बात है, तो वो आसानी से पूरी की जा सकती है, क्योंकि तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा कपड़े और फालतू चीजों पर खर्च करती हो। मैं इसे उस मुआवजे के रूप में लूंगी जो तुम लोगों को मुझे देना ही चाहिए। इसके अलावा मेरी मांगें उस खर्च के सामने कुछ भी नहीं है जो उन्होंने अब तक तुम पर किया है। मुझे लगता है कि एक बाप अपनी असली बेटी को इतना तो दे ही सकता है। सिया को रिया का चौंका हुआ चेहरा देखकर मजा आ रहा था। सिया, मैं तुम्हें वो यूनिट कैसे दे सकती हूँ? वो तो पापा का मुझे दिया हुआ तोहफा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। रिया स्तब्ध रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि सिया सीधे उससे उसकी यूनिट मांग लेगी। वो तो मेरा सपना था, मैं कैसे उसे दे सकती हूँ? मिस्टर राजेंद्र ने दोनों की बातों को गंभीरता से सुना। ग्लोरी बिल्डिंग की एक यूनिट का दाम शहर के उत्तर हिस्से में बनी एक विला के बराबर है, लेकिन क्योंकि वह शहर के बीचों बीच स्थित है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं बेहतरीन हैं, इसलिए वो काफी महंगी भी है। भले ही गुप्ता एंटरप्राइजेज अच्छा कर रहा है, लेकिन खर्च की भी एक सीमा होती है।
वो हर जगह पानी की तरह पैसे नहीं बहा सकता। सिया, अब तुम हद पार कर रही हो। तुम्हारी बाकी मांगे मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ग्लोरी बिल्डिंग की यूनिट नहीं दूंगा। अगर तुम चाहो तो किसी और अच्छी बिल्डिंग में एक फ्लैट दिलवा सकता हूँ। इस पूरे हादसे के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा इस मसले को उठाओ। सब कुछ यही खत्म हो जाना चाहिए। राजेंद्र गुप्ता को लग रहा था कि वो पहले ही बहुत उदारता दिखा रहा है। आखिरकार सिया सिर्फ 70 मिलियन नहीं बल्कि एक लैपटॉप, एक मोबाइल और ग्लोरी बिल्डिंग की यूनिट भी मांग रही थी। उसने हाल ही में एक यूनिट रिया के लिए खरीदी थी। वो फिर से इतना बड़ा खर्च नहीं कर सकता। सिया ने राजेंद्र गुप्ता की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मिस्टर गुप्ता, क्या आपको पता है कि जो मांगे मैंने रखी हैं वो बहुत ही वाजिब हैं, और मैंने तो अपनी लिस्ट में से कई चीजें हटा भी दी हैं। वास्तव में उसने अपनी मांगे कम कर दी थी। वो तो हाई ब्रांड के इयररिंग्स, कैजुअल और पार्टी ड्रेसेस और कुछ और महंगी चीजें भी मांगने वाली थी। उसके लिए ये सब जरूरी थी। उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया था और ज्यादा खर्च करने की आदत बना ली थी। उसे कभी भी ज्यादा खर्च करने में बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो सब पैसा उसने खुद कमाया था। उसने अपने करियर में इतनी ऊंचाई हासिल की थी कि उसके कजिन, चाचा चाची तक उससे जलते थे। फेमस होने के बाद उन्होंने कई बार उसे बुलाया ताकि वो उनके ब्रांड का प्रचार करे। उन्हें उसके चेहरे की वैल्यू का अंदाजा था। वो जो कुछ भी इस्तेमाल करती, वो तुरंत बिक जाता था। इसलिए विज्ञापनों में उसका रेट बहुत ऊंचा था। उसकी कंपनी ने भी उससे बहुत कमाया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी कंपनी उसी की वजह से चल रही थी। जितना रेवेन्यू वह ला सकती थी, उतना कोई और कलाकार नहीं। सुनीता ने भौहें चढ़ाई और सख्ती से कहा, सिया, बकवास मत करो। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहे हैं और तुम बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुम्हारी मांगे मानने को तैयार हैं। हम तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए इतना सब कर रहे हैं। अगर तुम हमारी बेटी नहीं होती तो हम तुम्हारे ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। सिया ने नाक से हंसी और राजेंद्र गुप्ता की ओर देखा। मिस्टर गुप्ता, मैंने अपनी सभी मांगे बता दी है। आप इस मामले को सुलझाना चाहते थे तो मैंने भी कोशिश की, लेकिन अगर आप उन्हें पूरी नहीं कर सकते तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर आरव, क्या आप मुझे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज दिला सकते हैं और उसके बाद पुलिस को बुला सकते हैं? उसने आरव हा की ओर मुड़कर कहा। आरव हा, जो दीवार से टिककर हाथ बांधे खड़ा था, चुपचाप सिया की चालें देख रहा था। वो अकेली 3 लोगों से निपट रही थी और अकेली ही सबको पसीना पसीना कर रही थी। उसे कभी नहीं लगा था कि वही शर्मीली सिया इतनी तेज और चालाक हो सकती है। उसके जवाब देने से पहले ही राजेंद्र गुप्ता घबरा गए और बोले, सिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रहा था। मैं तुम्हारी बाकी मांगे मानने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम ग्लोरी बिल्डिंग के अलावा कुछ और नहीं मांग सकती? सिया के होठों पर मुस्कान आई और उसने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, यही मेरी आखिरी शर्त है। मैं ग्लोरी बिल्डिंग में ही यूनिट चाहती हूँ। कम से कम इतना कर सकती हूँ कि रिया का वही अपार्टमेंट ले लो जिसमें वो अगले महीने शिफ्ट होने वाली है, लेकिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही वहाँ शिफ्ट होना है। और हाँ, उसमें फर्नीचर और बाकी जरूरी सामान भी चाहिए। एक पिता के तौर पर आप इतना तो कर ही सकते हैं। राजेंद्र गुप्ता ने दांत भींच लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कब सिया इतनी जिद्दी हो गई। वह उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने रिया की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और गुस्सा उसके चेहरे से झलक रहा था। उसे कभी नहीं लगा था कि सिया इतनी मतलबी हो सकती है। उसने गहरी सांस लेते हुए चिढ़कर कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मांगों के मुताबिक सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें लिखित में देना होगा कि तुम इस एक्सीडेंट वाली बात को दोबारा कभी किसी से नहीं कहोगी। ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। सिया ने सिर हिलाया और कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब अगर सब कुछ हो गया हो तो क्या आप जा सकते हैं? मैं थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है।
राजेंद्र गुप्ता दांत पीसते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने न रिया की ओर देखा और न ही सुनीता की। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने सिया की शर्तें मान ली थी। अब क्या वो सिया के लिए नया अपार्टमेंट खरीदेंगे या वही देंगे जो उन्होंने रिया को गिफ्ट किया था? सुनीता ने गुस्से से सिया को घूरा और रिया का हाथ खींचा। धड़ाम! सुनीता ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और वहां से चली गई। सिया ने एक लंबी सांस ली और बड़बड़ाई, क्या तगड़ा स्वागत किया है मेरा। कभी नहीं सोचा था कि जिस दिन मैं किसी और के शरीर में जागूंगी, उसी दिन इतना बड़ा तमाशा भी देखना पड़ेगा। सिया ने भारी सांस ली और मन ही मन सोचा, ये जिंदगी कितनी घटनापूर्ण होने वाली है। वो होंठ भींच कर बैठी ही थी कि उसे किसी की लगातार नजरें खुद पर महसूस हुईं। धीरे से उसने बगल की ओर देखा तो पाया कि आरव उसे अपनी गहरी नजरों से घूर रहा था। उसका अंदाजा थोड़ा लापरवाह था। दीवार से टेक लगाए खड़ा था, आंखें कुछ अन्नी सी, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ अलग था। ये अभी तक गया क्यों नहीं? सिया ने मन में सोचा। ड्रामा तो खत्म हो चुका है, अब तो इसे जाना चाहिए था। थोड़ा झिझकते हुए सिया ने पूछा, मिस्टर राठौर, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? आरव ने सिर हिलाया। ना मैं, लेकिन कुछ बोला नहीं। सिया ने झुंझलाकर दांत पीसे और सोचा कि ये कुछ कह क्यों नहीं रहा। वो उसे जाने के लिए कहने ही वाली थी कि अचानक अस्पताल का दरवाजा धीरे से खुला। विवेक शर्मा कमरे में दाखिल हुआ, हाथों में 2 बैग लिए हुए। सिया ने भौहें उठाई और उसे देखकर याद आया कि उसने उसे खाने के लिए कुछ लाने को कहा था। एक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई और वो उत्सुकता से उसे देखने लगी। विवेक चारों ओर देखकर थोड़े आश्चर्य में था। शायद वो सोच रहा था कि इस पूरे झगड़े का क्या नतीजा निकला होगा। उसने साइड टेबल पर खाने के बैग रखे और फिर पेशेंट टेबल को खींचकर सिया के पास कर दिया ताकि वो आराम से खा सके। उसने सारे डिशेज उसकी सामने अच्छे से सजा दिए। सिया ने होंठ चाटे। जैसे ही खाने की खुशबू उसके नाक में घुसी, भूख और बढ़ गई। वो वैसे भी भूखी थी, लेकिन इस स्वादिष्ट खुशबू ने उसकी भूख को और जगा दिया। उसने पूछा था कि क्या खिचड़ी, पॉरेज है, और लगता है उसमें जिनसेंग भी डाला गया है। साथ में फ्रूट जूस भी है। भले ही खाना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके लिए काफी है। उसे बहुत भूख लगी है, पर वो जानती है कि एक ही बार में सब नहीं खा सकती। उसे अभी हल्का खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी पहली मील है। सिया ने चम्मच उठाई और खाने ही वाली थी, लेकिन आरव की लगातार घूरती हुई नजरों से वो असहज महसूस करने लगी। भला कोई ऐसे घूरते हुए खाने दे सकता है? सिया ने मन ही मन सोचा। उसने हल्की सी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ी। मिस्टर राठौर, क्या आप भी खाना शेयर करना चाहते हैं? आरव ने गहराई से उसे देखा और सिर हिलाया। मैं मरीज का खाना नहीं छीनता। हाँ हाँ, सही कहा। मुझे भी शेयर करने का कोई शौक नहीं। तो क्या आप बस यूं ही मुझे घूरते रहेंगे? अगर कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो कृपया यहाँ से जाइए, उसने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। आरव ने भौहें चढ़ाई और बोला, वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस गुप्ता इतनी बेबाक हो सकती है। आपको तो मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए था। विवेक शर्मा, वही जो खाना लेकर आया था, हैरानी से आरव की ओर देखने लगा। क्या ये आरव हाँ सच में थैंक यू की उम्मीद कर रहा है? सिया ने होंठ भींचे। वो मतलब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब ये आदमी उसकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा था। अभी अभी उसने अपने फर्जी माता पिता को झेला है। मिस्टर हाँ, मैंने आपको पहले ही उस चीज के लिए धन्यवाद दिया है जिसके लिए देना बनता था, लेकिन लगता है आप मुख्य बात भूल रहे हैं। कार तो आपकी ही थी जिससे मुझे टक्कर लगी और जिसकी वजह से मैं अस्पताल में हूँ। इसलिए उस स्थिति को सुलझाना आपकी जिम्मेदारी थी। अगर मैंने ये केस कोर्ट में ले जाया होता तो भले ही मैं खुद आपकी गाड़ी के सामने कूदती, आपको फिर भी भारी जुर्माना भरना पड़ता। तो आप जो कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही है। फिर भी अगर आपको संतोष चाहिए तो धन्यवाद। अब अगर आपका काम हो गया हो तो कृपया जाइए।
मुझे शांति से खाना खाना है, उसने खाने की ओर इशारा करते हुए कहा। बिना उसकी बात का जवाब दिए सिया ने खिचड़ी का पहला निवाला लिया। गर्माहट उसकी पूरी देह में फैल गई। वाह, कितना सुकूनदायक है। आरव ने उसकी तरफ देखा, जो अब पूरी तरह से खाने पर ध्यान दे रही थी। उसे अनदेखा किया जा रहा था। वो हल्के से हंसा और कमरे से निकलने के लिए मुड़ा। मिस्टर सेक्रेटरी, 1 मिनट, सिया ने कहा। अपना कार्ड यहीं छोड़ दीजिए। अगर मुझे आपसे संपर्क करना हुआ तो इसी से करूंगी। क्या उसे किसी को आदेश देने में कोई शर्म नहीं है? विवेक ने मन ही मन सोचा। वो सोच में पड़ गया कि सिया तो वैसी बिल्कुल नहीं लग रही जैसी रिपोर्ट्स में बताई गई थी। उसने आरव की ओर देखा, जो अब सिया को एक अजीब सी नजर से देख रहा था। विवेक ने गहरी सांस ली और जैसा सिया ने कहा था वैसे ही अपना विजिटिंग कार्ड टेबल पर रख दिया और कमरे से बाहर निकल गया। आरव ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, सिया की ओर देखा और गुस्से में वहां से निकल गया। अस्पताल के बाहर आरव अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, जबकि विवेक सामने ड्राइवर की बगल वाली सीट पर। विवेक ने झिझकते हुए पीछे मुड़कर आरव के चेहरे की ओर देखा और जैसा उसने अंदाजा लगाया था, आरव का चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था। धीरे से उसने पूछा, मिस्टर राठौर, क्या मैं अब भी मिस गुप्ता के लिए खाना भेजता रहूं या अब बंद कर दूं? वो जानना चाहता था कि क्या आरव अब भी सिया के लिए उतना ही केयर करता है या सिया की आज की बेहिचक बातों के बाद सब बदल गया है। जब आरव राठौर कुछ नहीं बोले तो विवेक शर्मा ने कहा, तो क्या मैं उसके लिए रोज 3 टाइम का खाना भेजना बंद कर दूं? 3 टाइम का खाना ऑर्डर करना। वो बोल ही रहा था कि बीच में रोक दिया गया। खाना बंद मत करो, आरव राठौर ने बेरुखी से कहा। विवेक अवाक रह गया। क्या ये सच में अनदेखा कर रहे हैं कि उसने उनके साथ कैसे बात की? सर, क्या आप अब भी शिफ्ट करना चाहते हैं? विवेक ने हिचकिचाते हुए पूछा। आरव राठौर ने बीच में ही कहा, हम वहीं शिफ्ट होंगे जैसा पहले तय किया था। ये कहते हुए उन्होंने अपना टैबलेट खोला और ईमेल पढ़ने लगे। विवेक ने चुपचाप सिर हिलाया और उन्हें और परेशान नहीं किया। कुछ दिन बाद सिया को रिकवरी रूम से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जैसा कि विवेक शर्मा ने पहले से तय किया था। प्राइवेट रूम काफी बड़ा और आरामदायक था, जरूरी और लग्जरी सामान से भरा हुआ। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां सिर्फ वो ही थी, पूरा प्राइवेसी। उसे जनरल वार्ड में नहीं भेजा गया, जहां उसे दूसरों के साथ कमरा साझा करना पड़ता। यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था और वो चैन से रह सकती थी। उसके टांकों की हालत भी ठीक थी। डॉक्टरों ने कहा कि 1-2 हफ्ते में वो घुलने लगेंगे। जैसा कि उसने सोचा था, एमआरआई और सीटी स्कैन नॉर्मल थे। डॉक्टरों ने मान लिया कि जो अजीब बर्ताव उसने पहले किया, वो कोमा से उठने के बाद का असर था। उसने अपना लंच खा लिया, जो विवेक शर्मा के ऑर्डर पर लेक आइलैंड होटल से आया था। बेड पर आराम से लेटी हुई उसने नया मोबाइल उठाया, जो आज ही राजेंद्र गुप्ता ने भिजवाया था। ये भी उसकी डिमांड में शामिल था, जिसे उन्होंने बिना कुछ कहे भेज दिया था, लेकिन तब से मिलने नहीं आए। सिया को यही बेहतर लगा। झूठी मुस्कान से बेहतर है शुरू से दूरी बनाए रखना। वो धीरे धीरे अपनी नई पहचान को स्वीकार कर रही थी, लेकिन कई बार वो घबरा जाती थी, अपने भविष्य और इस अजीब हालात को सोचकर। कोई भी सामान्य इंसान डर जाएगा अगर वो किसी और के शरीर में अचानक जाग जाए। उसने होंठ भींचे और फोन में सिया की आईडी से लॉगिन किया। वो अपनी पुरानी आईडी का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन पहले इंटरनेट पर खुद के बारे में पढ़ना चाहती थी। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि सिया का कोई सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है। उसने लंबी सांस ली और जानकारी पाने के लिए एक नया अकाउंट बनाया। उसने अपनी ही फैन पेज को फॉलो किया, क्योंकि वहीं से उसे खुद के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने आर्टिकल्स के हेडलाइंस पढ़े, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। सिया का हाथ मोबाइल पर कस गया जब उसने फैंडम पेज पर छपी हेडलाइंस पढ़ी। चौंकाने वाली खबर,
द क्वीनज़ गर्ल ग्रुप की सदस्य श्रेया का निधन। नए एल्बम की शूटिंग के दौरान हादसे में सबसे लोकप्रिय गर्ल ग्रुप की सदस्य की मौत। वहां कई मीडिया आउटलेट्स के लिंक थे। उसे ये उम्मीद तो थी, लेकिन खुद के मरने की खबर पढ़कर भी उसके हाथ कांप उठे। वो जिंदा थी, लेकिन किसी को नहीं पता था। सबके लिए तो वो मर चुकी थी। उसने एक लेख पढ़ा जिसमें उसकी मौत का जिक्र था। लिखा था कि नए एल्बम की शूटिंग के दौरान हार्नेस टूट गया और वो काफी ऊंचाई से गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद मृत घोषित कर दिया गया। उसकी आंखें नम हो गईं, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो दुनिया के लिए वाकई मर चुकी थी। उसने भारी मन से अन्य लेख पढ़ने शुरू किए। तभी उसकी निगाह एक और हेडलाइन पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। श्रेया के निधन के बाद द क्वीनज़ बिखर गया। श्रेया की मौत के बाद गर्ल ग्रुप द क्वीनज़ ने अलग होने का फैसला किया। उसके होठ कांपने लगे, दिल में अजीब सी टीस उठी। क्या वो सब उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे? उसे लगा था कि अगर वो नहीं भी रही तो भी ग्रुप चलता रहेगा, लेकिन उन्होंने अपना शानदार करियर अचानक खत्म कर दिया। वो नीचे स्क्रॉल करने लगी और अपनी टीम मेंबर्स की तस्वीरें देखीं। दुख उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। एक वीडियो में सभी काले कपड़ों में नजर आ रहे थे। शायद उसके अंतिम संस्कार का वीडियो था। वहां उसकी मेंबर प्रिया की सूजी हुई आंखें साफ दिख रही थीं। प्रिया खन्ना सबसे छोटी थी, सिर्फ 21 साल की, सिया की ही उम्र की। श्रेया हमेशा से प्रिया को बहुत चाहती थी और बतौर लीडर और सबसे बड़ी, वो उसे अपनी जिम्मेदारी मानती थी। वे 7 सालों से साथ थीं। 18 साल की उम्र में वह ट्रेनी बनी थी, जबकि बाकिया पहले से क्यूवाई एंटरटेनमेंट में ट्रेनी थी। 7 साल कोई छोटी बात नहीं होती। उन्होंने साथ में पूरी दुनिया के टूर किए, हर स्टेज पर एक दूसरे से और करीब आ गई। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने रूंधी हुई आवाज में कहा। उसे बुरा लग रहा था कि ग्रुप को ऐसे अचानक खत्म कर दिया गया। आरव राठौर की कंपनी राठौर कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंशियल ऑफिस में वह डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद विवेक शर्मा अंदर आए और बोले, सर, 1 घंटे बाद आपकी एक मीटिंग है। और उन्होंने पूरा दिन का शेड्यूल विस्तार से बताया। आरव चुपचाप सुनते रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब विवेक चुप हो गए और उन्हें घूरते हुए देखा, तब आरव ने भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या है? खक, सर, आज मिस गुप्ता को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। क्या ड्राइवर भेज दूं? भेजो, आरव ने एक शब्द में जवाब दे दिया। विवेक ने उनके संकेत को समझते हुए बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल लिया। बाहर निकलते ही उसने लंबी सांस ली। सेक्रेटरी की नौकरी इतनी मुश्किल क्यों होती है? 2 हफ्ते पूरे होने के बाद डॉक्टर ने सिया का पूरा चेकअप किया और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। हालांकि वो अभी भी थोड़ी कमजोर थी और कभी कभी सिर में तेज दर्द उठता था, लेकिन अब उसे ये सब सहना ही था। एक नर्स ने उसकी चीजें पैक करने में मदद की, हालांकि उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। उसके माता पिता उससे दोबारा मिलने नहीं आए और राजेंद्र गुप्ता ने अपनी सेक्रेटरी को सेटलमेंट पेपर्स के साथ भेजा। सिया ने बिना किसी आपत्ति के कागजों पर साइन कर दिए, क्योंकि उसकी सारी मांगें पहले ही मान ली गई थी। जैसा कि उसने मांगा था, राजेंद्र गुप्ता ने उसे ग्लोरी कंडोमिनियम बिल्डिंग में एक फ्लैट दे दिया। फोन पर उनकी बातचीत के दौरान उसके ठंडे लहजे से सिया समझ गई थी कि ये वही यूनिट है जो उन्होंने पहले रिया के लिए बुक की थी। उसे ये कंडो मिलने पर बेहद खुशी हुई और आज वही दिन है जब वो आखिरकार उस घर में शिफ्ट होने जा रही है। वो अस्पताल के बाहर अपने हाथ में बैग लिए खड़ी थी। चारों ओर देखकर उसने गहरी सांस ली। कई दिनों बाद उसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला था। अस्पताल के कमरे की घुटन और वो कीटाणुनाशक की गंध उसे परेशान कर रही थी। वो कैब बुक करने का सोच ही रही थी कि तभी एक काली मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी। पहले तो वो पीछे हट गई, ये सोचकर कि शायद किसी और के लिए आई है, लेकिन उसे हैरानी हुई जब ड्राइवर की खिड़की नीचे हुई और अंदर से एक जानी-पहचानी आवाज आई, मिस गुप्ता,
आप आखिरकार डिस्चार्ज हो गई। ओह, मिस्टर सेक्रेटरी, उसने चौंकते हुए कहा। विवेक शर्मा को कार चलाते देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। और तो और, वे डिस्चार्ज के बाद भी उसे लेने आए हैं? उनकी डील तो सिर्फ तब तक की थी जब तक वो अस्पताल में थी। अब जब वो डिस्चार्ज हो गई है तो उन्हें आने की जरूरत नहीं थी। मिस गुप्ता, कृपया आइए, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं, उन्होंने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। सिया को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मना नहीं किया। भला इतनी लग्जरी मर्सिडीज में बैठने का मौका कौन छोड़ता है? भले ही पिछली जिंदगी में उसके पास दर्जनों महंगी गाड़ियां थीं, लेकिन इस नए जीवन में उसके पास कुछ नहीं है। जैसे ही उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला, वो चौंक गई जब उसने वहां पहले से एक स्मार्ट और शालीन शख्स को बैठा पाया। आरव राठौर? वो उसे देखकर चौंकी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी वहां होगा। मिस गुप्ता, उसने औपचारिक लहजे में कहा और अपना ध्यान वापस टैबलेट पर केंद्रित कर लिया। सिया ने होठ भींचे और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप कार में बैठ गई। विवेक शर्मा ने आरव राठौर के इस ठंडे रवैये को देखकर अपने होठ दबा लिए। उसे लगा था कि आरव ने उसे खुद सिया को लेने भेजा है, ताकि सम्मानपूर्वक उसे उसके घर छोड़ा जा सके। आखिरकार उसकी कार की वजह से ही सिया का एक्सीडेंट हुआ था, तो इतना तो बनता ही था। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से निकलने वाला था, आरव राठौर खुद उठ खड़ा हुआ और बोला कि उसे बाहर जाना है, और अंततः वे दोनों यहाँ पहुँच गए। मिस्टर राठौर को समझना इतना मुश्किल क्यों है? विवेक ने मन ही मन सोचा। जब सिया ने ग्लोरी बिल्डिंग तक छोड़ने को कहा, तो विवेक को असली झटका तब लगा जब उसे पता चला कि वाकई में वो राजेंद्र गुप्ता से एक यूनिट निकलवाने में कामयाब हो गई है। आज ही वो अपने नए घर में जा रही थी। उसका दिल कुछ उलझन में था। एक तरफ वो नए सिरे से जीवन शुरू करने जा रही थी, दूसरी तरफ अब भी पिछली जिंदगी का नुकसान उसे अंदर से तोड़ रहा था। आरव राठौर, जो अपने टैबलेट पर नजर गड़ाए हुए था, ने जैसे ही सिया के खोए हुए भाव देखे, उसकी तरफ ध्यान चला गया। किसी कारणवश वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। जिस दिन से वह उससे मिला है, वह उसकी हर उम्मीद के उलट निकली है। उसे लगा था कि वो एक शर्मीली और दब्बू लड़की होगी, जैसा कि विवेक शर्मा ने बैकग्राउंड चेक में बताया था। लेकिन वो न तो शर्मीली है, न ही कमजोर। उसने न सिर्फ अपने माता पिता और उस झूठी बहन रिया को चुनौती दी, बल्कि उनसे एक बड़ी रकम की भरपाई भी करवा ली। पिछली बार जब उसने सीसीटीवी फुटेज की बात की थी, तो वो झूठ बोल रहा था। अगले दिन विवेक को भेजकर उसने कैमरा चेक करवाया, लेकिन उस रोड पर कोई सीसीटीवी नहीं थे। वो तो सिर्फ एक चाल थी, जिससे गुप्ता परिवार को झांसे में डाल सके। अगर सिया ने उस चाल को न समझा होता और स्थिति को न संभाला होता, तो शायद बात कभी नहीं बनती। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वो खुद को उस लड़की का साथ देते हुए पा रहा था। शायद उसे उस पर तरस आ गया था। यही एक वजह हो सकती है उसके अजीब व्यवहार की। वो इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि अचानक उसका ध्यान गया कि वह लगातार सिया को देख रहा था। सिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मिस्टर राठौर। आरव राठौर चौंक गया और तुरंत होश में आया। हाँ, सिया ने आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्या आपको मैं इतनी पसंद हूँ? क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? विवेक शर्मा, जो गाड़ी चला रहा था, ये सुनकर चौंक गया और उसका ध्यान लगभग भटक गया। उसने घबराहट में स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और खुद को संभालते हुए रोड पर ध्यान लगाया। ये लड़की इतनी बेधड़क कैसे हो सकती है? आरव राठौर भी उसके सवाल पर अचंभित था। उसकी भौहें सिकुड़ी और उसने कहा, नहीं। सिया, जो उसे छेड़ रही थी, उलझन में पड़ गई। नहीं? क्या मतलब? आरव ने उसकी उलझन देखी और स्पष्ट किया, तुम खूबसूरत नहीं हो। फिर उसने उसे सिर से पैर तक देखते हुए कहा, तुम औसत हो। उसका लहजा सीधा और सपाट था। सिया अवाक रह गई। पिछले जन्म में उसका फिगर परफेक्ट था, जिसे हर कोई पाना चाहता था। उसके फैंस उसे लिविंग फेरी कहते थे। लेकिन सिया की बॉडी अलग है, न बहुत लंबी,
न बहुत छोटी, पर दुबली और आकर्षक, जहां जरूरी हो वहां सही शेप में। उसका चेहरा भी बहुत खूबसूरत है, अलग और आकर्षक फीचर्स के साथ। उसे ये मानने में कोई शर्म नहीं कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है, लेकिन औसत कहना, ये तो सीधे सीधे बेइज्जती है। औसत? मैं? उसने ताना मारते हुए उसे घूरा। वो तो बस उसे छेड़ रही थी, पर इस तरह जवाब देना जरूरी था। आरव राठौर ने सिर हिलाया और जाने अनजाने में उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सिया उस मुस्कान को देखकर कुछ पल को सन्न रह गई। वो हैंडसम तो था ही, लेकिन जब वो मुस्कुराता है तो उसकी शख्सियत और भी ज्यादा कातिल लगती है। सिया ने होंठ भींचे और मन में सोचा, सिया, अब बस करो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम किसी और लड़के की वजह से कमजोर नहीं पड़ सकती। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और मन ही मन वही बात दोहराती जा रही थी। आरव राठौर उसके इस अजीब बर्ताव को देखकर एकदम चुप रह गया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि विवेक शर्मा ने गाड़ी रोकते हुए कहा, मिस सिया, हम आ गए। सिया ने आंखें खोलीं तो देखा कि आरव फिर से अपने टैबलेट पर ध्यान लगाए हुए था। उसने बाहर उस बड़ी सी बिल्डिंग की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे नजरें फेर लीं। सिया ने आरव को अनदेखा किया और विवेक को धन्यवाद कहकर गाड़ी से उतरने ही वाली थी कि पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा यूनिट कौन से फ्लोर पर है? आरव राठौर ने बिना उसकी ओर देखे कैजुअली पूछा। सिया ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? आप मेरे घर आना चाहते हैं? उसने शरारती अंदाज में कहा। आरव ने कुछ नहीं कहा और होंठ भींच लिए। सिया ने उसे और नहीं छेड़ा और बोली, 8वीं मंजिल पर है। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मिस्टर राठौर, आप बहुत हैंडसम हैं, लेकिन जरा मुस्कुराना भी सीखिए। आप दिखने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कोई लड़की तब तक आकर्षित नहीं होगी जब तक आप उन्हें अपनी बेरुखी से घायल करते रहेंगे। उसने ये कहते हुए अपने होंठ भींच लिए, क्योंकि उसे याद आ गया था जब उसने उसे औसत कहा था। और यही रहा आपका गुड बाय टिप। आपसे मिलना दिलचस्प रहा, मिस्टर राठौर। अलविदा। इतना कहकर वह गाड़ी से उतर गई और अपना रेसिडेंशियल कार्ड सिक्योरिटी गार्ड को दिखाकर बिल्डिंग में चली गई। वो कार्ड राजेंद्र गुप्ता ने उसे दिया था जब उन्होंने सारे दस्तावेज पूरे कर दिए थे। उन्हें ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सिया की धमकियों ने उन्हें मजबूर कर दिया था। सिया के चले जाने के बाद आरव राठौर उसी दिशा में देखता रहा जिधर वह गई थी। विवेक शर्मा ने होंठ दबाए और हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्टर राठौर, आप क्या सोचते हैं मिस सिया के बारे में? उसे साफ साफ दिख रहा था कि आरव उसमें दिलचस्पी ले रहा है, वरना ना तो वो उसकी हॉस्पिटल में मदद करता और न ही उसकी मांगे मानता। आरव राठौर है, उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो खुद न चाहे। आरव ने उसकी बात सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। कुछ देर उसे घूरता रहा और फिर अपना ध्यान बिल्डिंग की ओर घुमा दिया। वो दुखद है, उसने खुद से यही कहकर संतोष कर लिया कि जो भी वो सिया के लिए महसूस कर रहा है, वो सिर्फ दया है। एक लड़की जो उसकी कार से एक्सीडेंट में घायल हुई, जिसके माता पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया। अगर ये दया नहीं है, तो और क्या? सिया लिफ्ट से 8वीं मंजिल पर पहुंची। जैसा कि उसने सोचा था, इस इमारत की लिफ्ट भी बेहद शानदार थी। टिंग। जब लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुकी और उसके दरवाजे खुले, तो उसने इधर-उधर नजर डाली और देखा कि इस मंजिल पर उसके अलावा एक और यूनिट है। वो यूनिट फिलहाल बंद था और देखकर लग रहा था कि अभी तक वहां कोई नहीं आया। चूंकि ये बिल्डिंग नई है, तो बहुत से लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं और कई फ्लैट्स खाली हैं। उसने उस दूसरे कॉन्डो की ओर देखना बंद किया और अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई। उसने पासवर्ड से उसे अनलॉक किया। ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक था, जिसे उसने राजेंद्र गुप्ता द्वारा सेट किया गया पासवर्ड बदलकर अपना पासवर्ड लगाया। जैसे ही वो अंदर गई, उसकी आंखें चमक उठीं। घर पूरी तरह से फर्निश था। उसमें 2 बेडरूम थे, एक मेन और एक गेस्ट रूम। किचन भी काफी खुला हुआ और सुविधाजनक था, लेकिन सबसे अच्छा हिस्सा था लिविंग रूम।
लिविंग रूम में सिर्फ बड़ा था, बल्कि उसमें 3 आरामदायक सोफा थे और बीच में एक कांच की टेबल रखी थी। ये घर उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था, चूंकि उसने पहले ही डील में फुली फर्निश्ड फ्लैट की मांग की थी। इसलिए ये यूनिट बाकी यूनिट से महंगा था, लेकिन उसकी कीमत वाजिब थी। हालांकि पैसा उसका नहीं था, फिर भी ये सब उसके हिसाब से सही था। घर में एक बालकनी भी थी। वह बालकनी में गई और वहां से नजारा देखा। नीचे एक बड़ा स्विमिंग पूल और गार्डन था। वह संतुष्ट थी कि कम से कम ये जगह उसकी पसंद के मुताबिक थी। भले ही ये उसकी पिछली जिंदगी की हवेली जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बाकी साधारण अपार्टमेंट से तो काफी बेहतर था। जब उसने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए तो वह थक चुकी थी। वह लिविंग रूम में एक सोफे पर आकर धंस गई और ऊंची छत की ओर एकटक देखने लगी। मैं भूखी हूँ, वह बुदबुदाई और अपने पेट पर हाथ फेर कर उसकी आवाज को शांत करने की कोशिश करने लगी। आर्ब, जब उससे और सहा नहीं गया तो वह उठी और किचन में कुछ स्वादिष्ट खोजने गई, लेकिन फ्रिज एकदम खाली था। उसने गहरी सांस ली और डिलीवरी ऑर्डर करने का सोचा, लेकिन तभी ध्यान आया कि उसके मोबाइल में सिर्फ एक ही नंबर है, मिस्टर सेक्रेटरी का। क्या मुझे उसे कॉल करके जेड आइलैंड होटल से कुछ मंगाने को कहना चाहिए? उसने होंठ भींचे, क्योंकि उसे वहां की स्पाइसी लॉबस्टर की बहुत तलब हो रही थी। फिर उसे याद आया कि उनका सौदा तो हॉस्पिटल तक ही सीमित था। अब तो वो मेरी कॉल भी शायद न उठाए। आखिरकार उसने पास के एक रेस्तरां से ऑर्डर कर दिया। उसने बकव हीट नूडल्स मंगवाए, क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। वह अब और बेस्वाद खिचड़ी नहीं खा सकती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में वो पहले ही बहुत खा चुकी थी। 1 महीने बाद समय जैसे पलक झपकते बीत गया और सिया अब धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगी थी कि वो अब जियांगयू नहीं रही, बल्कि अब वो सिर्फ सिया है। पिछले 1 महीने में उसने ज्यादा बाहर नहीं निकला और घर पर ही आराम किया, क्योंकि उसकी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। राजेंद्र गुप्ता द्वारा उसे जो पैसा सौदे के तहत मिला था, उससे उसने ऑनलाइन नए कपड़े ऑर्डर किए। हालांकि उसके पास सिया पहले वाली के कपड़े थे, लेकिन वो उसकी पसंद के नहीं थे। वो कपड़े पुराने फैशन के थे, फीके रंगों वाले और उसे उसकी उम्र से बड़ी दिखाते थे।